पहला प्रोग्राम जहां तक हमें याद है, अब मतलब पहला और दूसरा तो हमें याद नहीं है, फिलहाल हमें याद है कि एक क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिया था जिसमें हमने आपसे कहा था कि आपको पावर रेज करनी है। तो पावर रेज करने का देखिए, बिना फंक्शन, मतलब ये तो हमने रिकर्शन का बताया है, लेकिन हमने इसके पहले आप लोगों को ये भी कहा था कि एक फंक्शन बनाइए, उसमें रिकर्शन की कोई बात नहीं की गई थी, बस ये कहा था कि आप पावर रेज करने का एक प्रोग्राम बनाइए। तो पता नहीं अभी आप लोगों में से किसी ने बनाया या नहीं, तो पहले तो हम आपको वो बना के दिखा रहे हैं कि एक फंक्शन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर पाव फंक्शन नहीं यूज करना है और उसकी जगह पे हम खुद का कैसे फंक्शन बना सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो हमने अपने फंक्शन को रिटर्न टाइप दे दिया है int, और यहाँ पर हम दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, एक a ले ली और एक int ले लिया हमने b। दो क्यों? क्योंकि दो में एक पहली वैल्यू जो है वो बेस की होगी और दूसरी वैल्यू होगी हमारी पावर की, कि कितनी पावर रेज करनी है। क्योंकि हमें लूप चलाना पड़ेगा तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक आई वेरिएबल ले लिया है। अब हमें क्या करना है, जैसे अगर a में मान लीजिए 2 है और b में 5 है, तो इसका मतलब 2⁵5 आपका जो है आपको करना है, 2⁵5 आपको देना है, रिटर्न करना है। तो ये इसमें आपको जो है करना है। तो हमें क्या करना है, हम अपना लूप चलाएंगे 1 से, और कहाँ तक चलेगा? लूप चलेगा उतनी बार जितनी पावर है, यानी कि आई का लूप चलेगा तब तक जब तक कि बी की वैल्यू ना मिल जाए, और हर बार आई की वैल्यू एक एक बढ़ेगी। और बस यहाँ पर क्या करेंगे कि कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं अपना आउटपुट, यहाँ पर कोई भी मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी ले लिया हमने, और क्या कहेंगे x इज इक्वल टू a इंटू आई, और बाहर आकर के हम प्रिंट कराएंगे कुछ भी लिख दिया, आंसर इज %d, और बाहर आके वैल्यू किसकी प्रिंट कराएंगे? x की। ये हमने अपना फंक्शन बनाया। देखिए इसमें हमने लॉजिक ये फॉलो किया है कि अगर a 2 है और b 5 है तो i का लूप 5 बार चलेगा। जब सबसे पहले i का लूप चला तो i की वैल्यू थी 1, x में क्या आ गया 2 इंटू 1, यानी x की वैल्यू हो गई 2। उसके बाद अगेन हमारा लूप चला क्योंकि तो 5 बार चलना है, अगली बार i की वैल्यू हुई 2, तो अब x की वैल्यू यहाँ पे थी 2 इंटू 1, तो अगली बार क्या हो गई 2 इंटू 2, तो 4 हो गई। फिर तीसरी बार लूप चलेगा, i की वैल्यू होगी 3, तो फिर यहाँ पर होगा आपका 2 इंटू 3, और फिर जो है आप उसको तब आप लेंगे x जो होगा आपका x इज इक्वल टू x प्लस a इंटू आई। तो ये हमारा हो जाएगा, मैम x इक्वल टू 0 कर दीजिए। नहीं 0 नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो फिर मैम x इक्वल टू x इंटू a हो जाएगा बस। मैम x इज इक्वल टू a 1 होना चाहिए और x इंटू a होना चाहिए, i नहीं होगा बस। यहाँ पर वही फैक्टोरियल वाला लॉजिक है, फैक्टोरियल वाला लॉजिक ही फॉलो होगा। बस यहाँ पर जो है आपका वो आउटपुट जो है वो a की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, यानी नॉर्मली फैक्टोरियल में आप क्या करते हैं, लूप की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो है उस इंटीजर की वैल्यू x में कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होगी। अब इसके बाद यही फंक्शन हमें अपने मेन फंक्शन में कॉल करना है, तो अपना मेन फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमें दो इंटीजर चाहिए होंगे क्योंकि यही दो इंटीजर जो है हम यहाँ से भेजेंगे अपने फंक्शन में। तो हमने यहाँ पे मांग लिया बेस के लिए ले लिया b और पावर के लिए ले लिया हमने p। अब हम पहले वैल्यू मांगेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने एंटर बेस एंड पावर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमें इनको स्कैन करना है, एंड बेस एंड p, और ये हो गया। अब क्या करना है, अब सिर्फ हमें अपना फंक्शन कॉल करना है क्योंकि हमें बेस और पावर की वैल्यू मिल चुकी है। तो ये फंक्शन हम कॉल करेंगे यहाँ पर और इसको हम यहीं पर खत्म कर देंगे, सेव करेंगे, और
रन कराएंगे। जब रन कराएंगे तो देखिए बेस हमने 2 दे दिया और पावर दे दी 5, तो देखिए आंसर इज 32। तो ये तो एक सिंपल हमने फंक्शन कॉल किया था और फंक्शन कॉल करके हम काम कर रहे थे। फंक्शन कॉल करने के बाद हमारा जो है ये चीज हुई। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि यही काम हमें रिकर्शन से करना है। रिकर्शन से यदि ये काम करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा अपना यहाँ पर चीजों को सही तरीके, इसको हम यहीं पर कर दे रहे हैं डिसेबल, और यहीं पर हम आपको वो फंक्शन भी बना के दिखा दे रहे हैं। क्योंकि जब रिकर्शन की बात करते हैं तो रिकर्शन में आपको सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग कंडीशन के बारे में सोचना होगा और क्या करना, मतलब अपना सब कुछ होगा। फिर उसमें आपसे ये भी कहा गया था कि आपको एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेना है और एक इंटीजर लेना है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब बेस की वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट होगी और इंटीजर जो है आपका वो आप मतलब जो पावर है वो इंटीजर होगा। लेकिन ये बात आपको बहुत पहले से शुरू से बताई गई है कि अगर इंटीजर और फ्लोट दो वैल्यू एक सेम एक्सप्रेशन में आप डालते हैं तो आउटपुट का जो रिटर्न टाइप होता है वो फ्लोट होगा, क्योंकि इंटीजर की प्रीसीडेंस जो है वो फ्लोट से कम होती है। तो अगर आउटपुट फ्लोट टाइप होगा तो फंक्शन जो बनेगा उसका रिटर्न टाइप भी फ्लोट होगा। फंक्शन का नाम मान लीजिए फिर से पावर है, तो फंक्शन का नाम पावर लिख लिया। और अब हमें यहाँ पे दो वो लेने हैं अपने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, तो हमने यहाँ पे ले लिया फ्लोट, कुछ भी फ्लोट a कॉमा int b। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हमें अपनी टर्मिनेशन कंडीशन के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर जो पावर की वैल्यू है यानी b वो अगर बराबर है किसके, 0 के, यदि 0 है तो क्या रिटर्न कीजिए, तो रिटर्न कीजिए 1। कि जब भी b की पावर 0 हो तो रिटर्न कीजिए 1, नहीं तो क्या करिए, तो एल्स रिटर्न, हमारा जो बेस है वो क्या है, a में है, तो a इंटू फंक्शन का नाम, यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है, ये जो अंदर लिखा है पावर यही हमारा जो है रिकर्सिव फंक्शन है, कॉमा और हमारा b माइनस 1 ये यहाँ पर लिखेंगे। अभी हम आपको इसका लॉजिक समझाते हैं, पहले एक बार चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन। अब हम इसके बाद अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन में एज पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमको एक लेना होगा फ्लोट, वही फ्लोट में हमने ले लिया बेस और INT में हमने ले लिया पावर, जैसे हमने अभी इसके पहले लिए थे। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब हमको ये वैल्यू मांगनी भी पड़ेंगी, तो मांगेंगे यहाँ पे एंटर बेस एंड पावर, बिल्कुल जैसे हम इससे पहले मांग रहे थे, बस उनके जो आपके एक्सेस स्पेसिफायर हैं वो बदल जाएंगे इस बार जब हम वैल्यू को स्कैन करेंगे। अब ये है %f और दूसरी है %d, पहला है b में और दूसरा है p में। यहाँ हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करते समय कुछ नहीं, वही p कॉमा p, ये हो गया। और अब हम आउटपुट को रिटर्न कराएंगे, गेट cs लिखेंगे, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है। और यहाँ पर ही हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर में, बल्कि फ्लोट में लेंगे, और फ्लोट में उस वैल्यू को हम जो फंक्शन कॉल होगा उसको हम स्टोर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि रिटर्न करा रहे हैं, हम रिटर्न टाइप दे रहे हैं, तो रिटर्न कराने का मतलब है कि आउटपुट यहाँ आएगा। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल जो कर रहे हैं उसको भी किसी वेरिएबल में डाल लेंगे, और वेरिएबल क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप हमारा फ्लोट है, तो फंक्शन का जो आउटपुट जिसमें स्टोर होगा वो भी हमारा फ्लोटिंग में होगा, मतलब एक्स में हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक्स में हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं और जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा एक्स में जाकर के स्टोर होगा यहाँ पर। तो इसलिए ये x इज इक्वल टू किया, और अब यहीं पर हम अपने आउटपुट को प्रिंट भी करा लेंगे। तो printf %.0f कर दिया हमने, कॉमा, और वैल्यू किसकी प्रिंट हो, यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट हो।
इसको सेव करेंगे। देखिए ठीक है, 2⁵ 32 आ गया। अब ये कैसे हमने इसका लॉजिक अप्लाई किया, देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे, यहाँ हमारा फंक्शन है। अब देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले बेस और पावर की वैल्यू मांगी, तो बेस में आ गया 2 और पी में आ गया 5। यहाँ पर ये वैल्यू हमारी फंक्शन कॉल में चली गई और फंक्शन कॉल में आते ही सीधे फंक्शन डेफिनेशन पे हम आ गए। और फंक्शन डेफिनेशन में जब हम आए तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी वैल्यू जो है वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में आ गई। अब b की वैल्यू पहुंच गई आपकी a में और p की वैल्यू पहुंच गई b में। अब a हो गया है आपका 2 और b हो गया है 5। अब ये सबसे पहले चेक करेगा कि b की वैल्यू क्या है। अगर b की वैल्यू 0 है तो ये करेगा, पर b की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली, तो ये रिटर्न मतलब 5 है तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ आए। अब a है 2 इंटू 2 ऑफ पावर जो है आपका b माइनस 1, यानी पहले जब 5 होगा तो उसके बाद ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, तो यहाँ पर b माइनस 1 हो जाएगा 4। फिर ये फंक्शन कॉल होगा जब 4 होगी b की वैल्यू, तो दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा और b माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 3। जिस समय b 3 है तब b माइनस 1 हो जाएगा 2। जिस समय b 2 है तो b माइनस 1 हो जाएगा 1। और उसके बाद फाइनली जब b की वैल्यू होगी 0 तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1। तो इस तरह से जो है ये आपका बार बार आइटरेशन होगा, पर बिना लूप लगाए ये काम हमने करा। तो बस थोड़ा सा यही चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को कि ये कैसे हमारा रिकर्शन फॉलो होगा, क्योंकि इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि नहीं ये ऐसे ही हो सकता है। हमने ये लॉजिक लगाया है, हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी दूसरे लॉजिक से उसी चीज को रन करके देख सकें, लेकिन ये सबसे सरल तरीका है जिससे कि आप पावर को रेज कर सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि आपका आउटपुट आ गया है सही ढंग से। अब हम कोई भी वैल्यू दे करके देख सकते हैं, दोबारा से प्रोग्राम रन करा रहे हैं। अब सपोज हमने दे दिया यहाँ पर 10 और 10⁴, तो ये देखिए 10⁴ रिटर्न कर दिया है। तो ये है रिकर्शन का प्रोग्राम जिससे कि आप पावर रेज करते हैं। इसके बाद और कौन सा प्रोग्राम दिया था बनाने के लिए, शायद फिबोनाची का एक प्रोग्राम दिया था हमने कि फिबोनाची सीरीज बनानी है। तो फिबोनाची सीरीज बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, रिकर्शन फॉलो करेंगे। इस प्रोग्राम को क्लोज कर दे रहे हैं, एक नया प्रोग्राम खोल ले रहे हैं यहाँ पर। कुछ कोड यहीं से कॉपी कर ले रहे हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से। यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिबोनाची में हम पूछेंगे कि आपको कितने टर्म्स तक जाना है, यानी आपको जो सीरीज चाहिए वो कितने स्टेप्स तक चाहिए, ये हम यहाँ पर पूछेंगे और पूछ करके अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले हम फिबो की बना लेते हैं। अब अपना फंक्शन हम बना रहे हैं, यहाँ पर भी हम फंक्शन को रिटर्न टाइप दे रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करेगा। अब हमने कोई भी अपना ले लिया फंक्शन का नाम, फिबो ही रख दिया, और यहाँ पर हमने एक आर्ग्यूमेंट ले ली सॉरी इंटीजर आर्ग्यूमेंट हमने एक्सेप्ट कर ली। और यहाँ पर बस हमें ये कहना है कि अगर जो वैल्यू आई है यदि वो 0 है या फिर उसकी वैल्यू है 1 तो क्या कीजिए, तो रिटर्न करिए 1, नहीं तो क्या कीजिए, नहीं तो वो कीजिए n माइनस 1 प्लस n माइनस 2। दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए, स्टेटमेंट बंद करेंगे और ये बंद किया और इसको यहाँ पर कर देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो भी फंक्शन आप रिकर्शन वाले बना रहे हैं, रिकर्सिव फंक्शन कभी भी
फ्लोट वॉइड डेटा टाइप, वॉइड रिटर्न टाइप नहीं हो सकता उसका, ध्यान रखिएगा। उसको आपको एक रिटर्न टाइप देना ही होगा, वो कभी वॉइड नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लेंगे कि कितने टर्म्स तक आपको बनानी है वैल्यू। तो हमने मान लीजिए वो नंबर ऑफ टर्म्स एक्स में डाल लिए, और ये तो सबको ही पता है कि लूप चलाना पड़ता है फिबो के लिए, तो यहाँ लूप के लिए काम कर लिया, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। और सबसे पहले हम पूछेंगे कि आपको कितने स्टेप्स तक ये सीरीज चाहिए, तो वही हम यहाँ पे डाल देंगे, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। इसको आपको हर प्रोग्राम को 2-2, 3-3 बार समझना पड़ेगा, और पेंसिल से बिल्कुल बाकायदा, मतलब एक एक स्टेप को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, तब आपको ये चीजें सही से समझ में आएंगी। और अगर आपने एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो फिर आप रिकर्सिव फंक्शन पे कोई भी किसी भी तरीके का प्रोग्राम बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, और बाद में भी तुरंत ही अभी भी आप करके देख लीजिएगा, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ टर्म्स ले लिए, यानी कि हम चाहते हैं कि सीरीज कितने स्टेप्स तक चले, वो वैल्यू हमने एक्स में स्टोर कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना लूप चलाएंगे, i इज इक्वल टू 1, कहाँ तक चले, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स ये हैं वहां तक चले। तो i इज लेस देन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे x में, और हर बार एक एक स्टेप बढ़े। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहीं पर हम वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। प्रिंटफ %d, कॉमा, यहाँ पर हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम अपने लूप की वैल्यू को फंक्शन में भेजेंगे। ये करेंगे, अलग ही से करने की जरूरत नहीं, यहीं पे ही कर देते हैं। न्यू लाइन भी यहीं पे दे देते हैं, क्योंकि नई लाइन में हम सीरीज को प्रिंट कराना चाहते हैं। इतना करेंगे, रन करके देखते हैं इसको, पहले सेव करते हैं। हाँ सही है, ठीक है। देखिए 5 टर्म्स दिए थे, कितने लोगों को याद है फिबोनाची सीरीज क्या होती है, कौन बता सकता है? मैम फर्स्ट 2 टर्म को पहले प्लस के थर्ड टर्म होता है, फिर 2 टर्म्स को ऐड करके 4th टर्म, ऐसे 2 टर्म्स को से पहले वाले को ऐड के सीरीज जनरेट होती है। हाँ, तो देखिए फिबोनाची सीरीज सभी को पता होगा, याद होगा। जो भूल गया उसको हम बता दे रहे हैं कि फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर तीसरा नंबर पहले लिखे हुए, उसी से पहले लिखे हुए 2 नंबरों का सम होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब तक आप ये करेंगे तभी आपका जो है हो पाएगा। तो इसलिए जो है आप इस चीज को ध्यान रखें और इसी के बेसिस पे काम करें। अब हमने यहाँ पर कैसे लॉजिक फॉलो किया है, यहाँ पर क्या किया है, नंबर ऑफ टर्म्स हमने पूछ लिया। अब एक्स में वैल्यू मान लीजिए हमने दी थी 5, तो वो 5 का मतलब है कि 5 स्टेप प्रिंट हो, तो 5 स्टेप प्रिंट हो रही हैं। अब यहाँ पर हम अंदर आए, पहली बार जब आई की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 होगी। फिर यहाँ आए और यहाँ फंक्शन कॉल हुआ। जब फंक्शन कॉल हुआ तो उस समय पर फर्स्ट टाइम ये फंक्शन कॉल हुआ और आई की वैल्यू 1 पहुंच गई, यहाँ पर कॉपी होकर के n में आ गई। अब चेक हो रहा है कि n की वैल्यू 0 है या 1 है, तो क्या रिटर्न कीजिए, 1 रिटर्न कीजिए। तो पहली बार जब लूप चला था तो i की वैल्यू 1 थी, जिसकी वजह से 1 ही रिटर्न भी कर दिया उसने। तो 1 रिटर्न किया तो यही 1 प्रिंट भी हो गया। और उसके बाद फिर दोबारा लूप चला, अब i की वैल्यू हो गई 2। जब 2 हुई तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि ना तो i 0 था ना i 1 था। कंडीशन हो आ गई यहाँ पर एल्स में। और 2 का मतलब क्या हुआ कि क्या रिटर्न करो, 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, प्लस 2 माइनस 2 कितना हुआ, 0। तो 1 प्लस 0 कितना हुआ, फिर 1 हो गया आपका। 1 प्लस 0 कितना हुआ, 1 हुआ। तो 1 1 हो गया, दोबारा 1 रिटर्न किया उसने। उसके बाद अब i की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई। 3 होने के बाद फिर यहाँ गए और यहाँ आ गए, 3 माइनस 1 हो गया 2, और 3 माइनस 2 हो गया 1, यानी 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3।
तो इस तरह से हर बार ये नंबर हमारा जाएगा, आई की वैल्यू मतलब जितनी बार ये लूप चलेगा, इसके कॉन्सेप्ट में, इसके लॉजिक में यही चीज है कि जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कोई एक बार नहीं कॉल हो रहा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स दे रहे हैं उतनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन के कॉल में लूप की वैल्यू हम पास कर रहे हैं और उसके लिए ही हमने यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई की हुई हैं। और एक बार दोबारा कोई दूसरा हम वैल्यू देकर के देख लेते हैं, जैसे हम यूजुअली 10 टर्म्स तक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 1 2 3, 1 + 2 कितना हुआ 3, 3 + 2 हुआ 5, 5 + 3 हुआ 8, और सभी को पता है कि इस तरह से ये सीरीज आपकी प्रिंट हो रही है। इसी को अगर हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 0 से, देखिए फिर से सेव कर रहे हैं प्रोग्राम और हमने दे दिया 10, ठीक है। तो वो बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि पहली वैल्यू, पहला वाला 1 नहीं प्रिंट हो रहा है, तो अब वो पहला वाला 1 भी आपको देखिए दिख रहा है। तो 0 से आप स्टार्ट कर सकते हैं सीरीज को, तो फिर वो शुरू की वैल्यू भी आपकी इनिशियल जो है वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर आप देख लें, जैसे मान लीजिए आप 21 देख रहे हैं, तो 21 जो है उसी से पहले लिखे हुए दो नंबर्स का सम है, यानी 13 और 8 का सम है। अगर हम 3 देखें तो 3 उससे पहले लिखे हुए दो नंबरों का सम है, 2 और 1 का सम है। तो यहाँ पर इस तरह से ये फिबोनाची सीरीज बनती है। इंपॉर्टेंट है ये भी प्रोग्राम, और इससे पहले जो पावर वाला बताया, दोनों ही प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों जो है आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और रिकर्शन का अगर पूछ लिया जाएगा तो यूजुअली क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो फैक्टोरियल वाला फंक्शन ही लिखते हैं। तो अच्छी बात है, फैक्टोरियल वाला फंक्शन सबसे कॉमन और बड़ा इजी एग्जाम्पल भी है। लेकिन अगर आप इस चीज को अच्छे से समझते हैं और शॉर्ट नोट आ गया लिखने के लिए, मान लीजिए, या आपको कोई प्रोग्राम ही बनाने के लिए कहा कि कोई भी प्रोग्राम रिकर्शन की मदद से बना के दिखाइए, क्या समझते हैं रिकर्शन से, एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो जरूरी नहीं है कि आप उसे फैक्टोरियल ही बनाएं, आप पावर या रिकर्शन कुछ भी दिखा सकते हैं। तो देखिए एग्जामिनर के ऊपर भी इस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा कि वही रटे रटाई चीजें आप नहीं कर रहे हैं, आप कुछ डिफरेंट चीजें कर रहे हैं। और इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इसको टाइम देने की जरूरत है। 2-3 बार इसके स्टेप्स के एग्जीक्यूशन को यदि आप अपने मन से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि, जिसमें क्या बताया था कि आपको शायद वो नंबर का रिवर्स निकालने के लिए कहा था। तो नंबर का रिवर्स यदि हमें निकालना है तो हम रिकर्शन से कैसे करेंगे। वैसे तो सभी को पता है, अब तो सबने ही अच्छे से ये चीज समझ ली होगी कि नंबर का रिवर्स कैसे निकलता है, लेकिन अब हमें यहाँ पर यही काम जो है वो करना है अपने फंक्शन की मदद से। तो कोई भी हम यहाँ पर ले लेते हैं नंबर और फंक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पर int। अपने पहले फंक्शन ही हम बना ले रहे हैं, अभी हम बनाएंगे नहीं, मतलब सिर्फ लिख दे रहे हैं हम। फंक्शन हमारा रिवर्स होगा और ये एक किसी इंटीजर आर्ग्यूमेंट पे काम करेगा। ये तो हमारा फंक्शन काम करेगा, ये फंक्शन की बात हो गई। अब हम अपना पहले मेन फंक्शन यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि हमने भेजना होगा एक नंबर, तो n ले लिया हमने यहाँ पर, या x ले लिया। बार बार हम आपको देखिए ये बात रिपीट करके बता रहे हैं कि अगर हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट यानी अपने मेन फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, कोई भी वेरिएबल लिखते हैं, चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो या ना हो, जैसे x है, और वही x यदि हम अपने फंक्शन के अंदर भी यूज करते हैं तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। एंटर नंबर, नंबर मांगेंगे जिसको कि हम रिवर्स करना चाहते हैं। नंबर आ गया हमारा x के अंदर, ये तो हमने इतना कर लिया। अब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, तो आउटपुट हम स्टोर करना चाहते हैं किसी उसमें, तो यहाँ पर मान लीजिए रेव ले लिया हमने और इसी इंटीजर में हम स्टोर कर ले रहे हैं रेव इज इक्वल टू फंक्शन का, अच्छा फंक्शन का नाम भी यही है, तो यहाँ रिवर्स कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। रिवर्स एक इंटीजर वेरिएबल हमने लिया है जिसमें हम फंक्शन का आउटपुट स्टोर कर रहे हैं। रिवर्स इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे रेव, और हमारी वैल्यू है x। ये तो हमने इतना किया और प्रिंट करा देंगे। रिवर्स ऑफ % d is %।
डी। पहला जो है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, और दूसरा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स को। ये हो गया, और गेट सी एच ये कर लिया। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे अपना फंक्शन। तो सबसे पहले x की वैल्यू n में कॉपी होकर के आएगी, तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग कंडीशन ही लगाएंगे। टर्मिनेटिंग कंडीशन हम देंगे अगर n की वैल्यू, चेक करते हैं, अगर n की वैल्यू है 0 तो क्या कीजिए, तब तो रिटर्न कीजिए 0, नहीं तो यहाँ पर हमें, आप सभी को याद होगा कि जब आप रिवर्स करते हैं तो रिमाइंडर वगैरह निकालते हैं, तो रिमाइंडर के लिए हमने वेरिएबल ले लिया r, इसको पहले हम डिक्लेयर कर देंगे 90r, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम रिमाइंडर स्टोर करेंगे। सभी को याद होगा रिमाइंडर जो निकलता है वो स्टोर किया जाता है, वहां तो लूप से करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब हम ऐसे कर रहे हैं r। रिमाइंडर हमारा जो है निकालना है, तो नंबर किस में है, n में है, तो इसको हम रिमाइंडर करने के लिए 10 से मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे, और इसको यहीं पर प्रिंट भी करा देंगे। तो प्रिंट कराएंगे %, लेकिन ये रिमाइंडर बार बार प्रिंट होगा। एक सेकेंड, इसे विंडो को बंद कर दें। क्वेश्चन निकालेंगे n इज इक्वल टू n, और यहीं पर फंक्शन कॉल होगा। एक मिनट हम देख लेते हैं बना करके इसको, पहले इसकी जरूरत है, इसको फिर हमें यही प्रिंट करा रहे हैं तो फिर इसको हमें void ही देना पड़ेगा, रिटर्न टाइप void लेंगे यहाँ पर, तो फिर से प्रिंट कराने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सिर्फ फंक्शन कॉल करेंगे, प्रिंटिंग का काम जो है वो हम सेव करते हैं। अभी रन करके देखते हैं इसमें क्या हमें आउटपुट मिलेगा। बस ये ध्यान रखना है कि इंटीजर की लिमिट से बड़े वैल्यू नहीं देना है। 48,000 हो गया। बार बार प्रिंट करेगा। इस वैल्यू को यहाँ से कट, लाइन को यहाँ से कट कर लें,
मेन फंक्शन में प्रिंट करा देते हैं फंक्शन कॉल के पहले। ये देखिए 4285 इज 5824, पूरा सही आ रहा है 4285, हाँ 5824। देखिए कैसे इसका लॉजिक हमने अप्लाई किया, जो भी नंबर था यहाँ पर वो वैल्यू सिर्फ फंक्शन कॉल से सीधे वहां पहुंच गई। x की वैल्यू जो भी थी 123 थी तो वो ये n में आ गई। अब यहाँ पर हमने रिवर्स रिमाइंडर निकालने के लिए एक वेरिएबल लिया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू अगर 0 है तो आप 0 रिटर्न कर दीजिए। ये तो टर्मिनेटिंग कंडीशन हुई, यानी जब भी कभी n की वैल्यू 0 होगी, जैसे अगर आप प्रोग्राम रन करें और मान लीजिए अपना नंबर ही आप 0 देते हैं तो ये आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न 0 का मतलब ये है कि वो कुछ नहीं रिटर्न करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका कोई होगा ही नहीं रिवर्स। लेकिन अगर आपका नंबर 0 नहीं है, जैसे 123 के केस में n की वैल्यू जो है 0 से मैच नहीं करेगी तो यहाँ आएंगे। अब यहाँ आएंगे तो r में सबसे पहले 123 mod 10 यानी 3 आएगा, और वो 3 देखिए यहीं पर प्रिंट हो गया। जब प्रिंट हुआ उसके बाद n इज इक्वल टू n अपॉन 10 किया, यानी कि 123 ऑब्लिक 10, ऑब्लिक का मतलब 12 आ गया हमारे पास, और 12 जो है उस फंक्शन में पहुंच गया। फिर से फंक्शन कॉलिंग हुई, तो जब ये यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ तो इस n में 12 था और ये 12 यहाँ आ गया फंक्शन कॉल पे। फिर 12 आया, फिर चेक हुआ कि क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं है, तो 12 mod 10 जिसकी वजह से 2 यहाँ प्रिंट हो गया, और n फिर हमारा हो गया 12 अपॉन 10 जिसकी वजह से n की वैल्यू हो गई 1, और 1 हुई तो फिर फंक्शन कॉल में इसकी वैल्यू पहुंची। फिर यहाँ आया और फिर उसने चेक किया कि 0 तो नहीं है, नहीं है, तो 1, और 1 के केस में जो है वो फिर यहाँ आया 1 mod 10, 1 mod 10, तो यहाँ पर r की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। क्योंकि स्लैश एन नहीं लगा रखा है परसेंट डी के साथ, इसलिए वो एक साथ प्रिंट हो गया। अगर परसेंट डी पे स्लैश एन लग देते तो 3, 2, 1 अलग अलग लाइन में, या जो भी डिजिट्स हैं वो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाते। तो एक्चुअली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, हम डिजिट सेपरेट करके प्रिंट करा ले रहे हैं। क्योंकि जब आप लूप से डिजिट सेपरेट कराते हैं तो आपको ये भी याद होगा कि पीछे से डिजिट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप रिमाइंडर निकालते हैं तो हमेशा राइट हैंड साइड से ही एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स होता है। तो एक्चुअली नंबर का रिवर्स प्रिंट कराने के लिए वही एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स का लॉजिक हमने फॉलो किया है, और उसके बेसिस पे ये काम हमने किया है। तो हमने बता दिए ये प्रोग्राम, आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इन प्रोग्राम्स पे। कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, अदरवाइज अगर उसके अलावा कोई 1-2 क्वेश्चन दिए तो प्लीज आप लोग ट्राई करिएगा। नहीं हो पाते हैं तो फिर हमें बताइएगा, फिर अल्टीमेटली लास्ट में बता देंगे। फिलहाल कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्स। और स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन 95% एग्जाम में आता है, और बहुत आसान है समझने में, मगर आपको समझना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करें। दैट्स ऑल फॉर द डे।